निकट भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है क्योंकि इंसानों ने उस पर बहुत नुकसान पहुंचाया है और लोग वहां से भागने के लिए बेताब हैं। एक दिन अचानक मंगल ग्रह के पास एक विशाल काला गोला ब्लैक स्फीयर दिखाई देता है। इसे जांचने के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अकीलस नामक एक अंतरिक्ष यान से भेजा जाता है। 8 महीने की यात्रा के दौरान पूरा दल हाइबरनेशन नींद जैसी अवस्था में रहता है। कार्ला बार बार अपने सपनों में अपनी बेटी और अपनी मां को देखती है, जिनकी 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब गोले तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे बाकी रहते हैं तो सभी को जगा दिया जाता है। सब लोग अपने शरीर को खींचते सिकोड़ते हैं और सिर साफ करने की कोशिश करते हैं। तभी कार्ला नोटिस करती है कि रूबेन काफी परेशान है, क्योंकि यह उसका पहला हाइबरनेशन था। वह उसे आराम करने की सलाह देती है, लेकिन रूबेन अपने अनुभव को ब्लॉक करना पसंद करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसके बाद कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और दोनों उस गोले के बारे में स्कैनिंग कर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज का एआई वहां कुछ भी नहीं पहचान पाता। कार्ला का मानना है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन पॉल मिशन पूरा करना चाहता है। डेटा की कमी से रूबेन और भी घबराने लगता है। टीम वेंस से संपर्क करती है। वह इस अभियान का प्रमुख है। वेंस बताता है कि पृथ्वी पर लोग इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मिशन अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ समय बाद कार्ला जहाज के गलियारों में अपनी मां की आवाज सुनने लगती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय रूबेन अपने कमरे में डरावनी फुसफुसाहटों से चौंक कर जाग जाता है। जब कार्ला अपने कमरे में पहुंचती है तो वेंस का वीडियो कॉल आता है। वह कार्ला की तबीयत को लेकर चिंतित है। कार्ला उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। तभी कॉल अचानक कट जाता है और जहाज का एआई घोषणा करता है कि गोला एक अनोमली असामान्यता पैदा कर रहा है। कार्ला तुरंत मुख्य डेक पर पहुंचती है और देखती है कि वह रहस्यमयी गोला जहाज पर तेज रोशनी की किरण डाल रहा है, जिससे सिस्टम में कई गड़बड़ियां हो रही हैं। बाकी दल भी वहां पहुंच जाता है और तेज कहती है कि यह रोशनी शायद जहाज को दिशा दिखा रही है। जैसे जैसे जहाज गोले के करीब आता है, एआई को उस गोले से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। कार्ला उस सिग्नल का विश्लेषण करती है और पता चलता है कि उसमें बार बार देउस शब्द दोहराया जा रहा है, जिसका मतलब होता है भगवान। यह सुनकर रूबेन घबरा जाता है और मिशन रोकने की बात करता है, फिर कमरे से भाग जाता है। कार्ला सुझाव देती है कि जब तक संचार व्यवस्था ठीक नहीं होती, उन्हें रुक जाना चाहिए और वेंस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। संभव है यह कोई दुश्मन एलियन हो। लेकिन पॉल मिशन जारी रखने का आदेश देता है। बाद में टीम रूबेन को गलियारे में रोते हुए पाती है। वह कहता है कि यह रोशनी न्याय का दिन, जजमेंट डे, है जो भगवान ने भेजा है, और यह बात उसे उन आवाजों ने बताई है जो वह सुन रहा है। रूबेन मिशन रद्द करने की मांग करता है और चला जाता है। टीम आपस में चर्चा करती है। उल्फ का मानना है कि यह उनका कर्तव्य है कि वे सच्चाई पता लगाएं। अगर यह किसी एलियन की चाल निकली तो वे इसे उड़ा सकते हैं। पॉल कैमरे से सब देख रहा होता है और उल्फ को बुलाकर कहता है कि उड़ाने जैसी बातें दोबारा मत कहना। जब जहाज गोले तक पहुंचने वाला होता है, तब कार्ला और रूबेन दोनों को फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है। कार्ला बताती है कि उसे सिर दर्द हो रहा है जो दुर्घटना के बाद से शुरू हुआ, लेकिन वह आवाजों के बारे में नहीं बताती। उसी समय तेज आकर बताती है कि रूबेन गायब है। उल्फ के मना करने के बावजूद कार्ला उसकी तलाश में निकल पड़ती है। टीम अलग अलग होकर खोज शुरू करती है। तेज जब कार्गो बे में पहुंचती है तो वहां रूबेन कंटेनरों के पीछे रोशनी से घिरा हुआ अजीब धार्मिक अनुष्ठान कर रहा होता है। उसकी त्वचा पर खुद ब खुद धार्मिक चिन्ह उभर रहे होते हैं। जब तेज उसे देखती है तो वह चीख पड़ती है। कार्ला और उल्फ वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तेज फर्श पर मरी पड़ी होती है और उसका शरीर बुरी तरह फटा होता है। रूबेन कार्ला को देख लेता है और उसे बंदी बना लेता है। धमकी देता है कि अगर कोई पास आया तो वह उसे भी मार देगा। वह कहता है कि वे सब पापी हैं और अगर वे गोले पर उतरे तो भगवान के न्याय का हिस्सा बन जाएंगे। वह यह भी कहता है कि पॉल कुछ छिपा रहा है, इसलिए उन्हें जहाज उससे छीन लेना चाहिए। उसी समय पॉल पीछे से आकर बिना झिझक रूबेन को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। वह उल्फ को 2 बॉडी बैग लाने का आदेश देता है, बिना किसी भावना के। कार्ला रूबेन का चाकू उठाकर पॉल के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह सचमुच कुछ जानता है। पॉल गुस्से में इनकार करता है और उसे याद दिलाता है कि आदेश का पालन करना ही उसका काम है। कार्ला उसे कहती है कि वह अपने साथियों की मौत को लेकर बहुत ठंडा रवैया दिखा रहा है, लेकिन पॉल बिना कुछ बोले चला जाता है। उल्फ बॉडी बैग्स की जगह शवों को उनके हाइबरनेशन पॉड्स में रख देता है। अब गोले तक पहुंचने वह उन्हें बताता है कि कार्ला ने जो संरचना देखी थी वैसी 10,000 अज्ञात संरचनाएं अब पृथ्वी पर दिखाई दी हैं, लेकिन वे हमला करती नहीं लग रही हैं। वेंस को यकीन है कि यह सब उस स्फीयर गोले की वजह से हो रहा है और वह चाहता है कि क्रू दल इस रहस्य को जितनी जल्दी हो सके सुलझाए। पॉल उल्फ और कार्ला को जांच करने का आदेश देता है, लेकिन सीन कहता है कि उन्हें एक वैज्ञानिक की जरूरत होगी और वह साथ जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। तीनों सूट पहनकर जहाज से बाहर निकलते हैं, जबकि पॉल कैबरों पर उन्हें देख रहा होता है। स्फीयर पूरी तरह अंधेरा है, इसलिए वे दूर तक कुछ नहीं देख पाते और कार्ला का स्कैनर भी काम नहीं कर रहा। जब वह जमीन को छूती है तो बताती है कि यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी तत्व से अलग है। पॉल उन्हें संरचना की ओर जाने को कहता है और पास जाकर वे समझते हैं कि यह एक गेट
द्वार है। अचानक उस गेट के भीतर तेज रोशनी चमकने लगती है, तो उल्फ बेहतर देखने के लिए एक फ्लेयर दागता है। वे एक प्रतीक देखते हैं जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह उस सीमा का प्रतीक। घटनाएं किसी पर्यवेक्षक को प्रभावित नहीं कर सकती। कार्ला उसे अस्तित्व का अंत कहती है और गेट को स्कैन करती है, जिससे पता चलता है कि यह स्फीयर वाले ही पदार्थ से बना है। तभी क्रू को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जो कि शून्य वैक्यूम में संभव ही नहीं है। पॉल बताता है कि जहाज की एआई ने एक ट्रांसमिशन पकड़ा है और वह इसे उनके कम्युनिकेटर पर भेज रही है। उस ट्रांसमिशन में एक शब्द सुनाई देता है, वेलकम वेलकम। रोशनी और तेज होती जाती है और गेट के बीच में एक महिला प्रकट होती है। वह अपने मन से संदेश भेज रही होती है और एआई उसका अनुवाद क्रू के लिए करती है। वह बताती है कि वह सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस की ओर से आई है। यह रचयिता इंसानों को चेतावनी देने और मदद करने आया है और उन्हें एक चॉइस देना चाहता है। तभी वेंस का कॉल आता है। वह सारी जानकारी जानना चाहता है। कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है, जिसे वह जेरूसलम से तुलना करती है। तो उल्फ कहता है यह स्वर्ग रहा होगा, लेकिन वह अपने परिवार का जिक्र नहीं करती, भले ही वेंस बार बार पूछता है। कॉल खत्म होते ही गुस्से में पॉल कमरे से निकल जाता है। कार्ला सीन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ बताता है कि उसका सूट फट गया था, लेकिन कार्ला को यकीन नहीं, क्योंकि सूट ऐसे पदार्थ से बने हैं जो टूटते नहीं। उल्फ कहता है कि सीन ने अपना ग्लव सही से नहीं लगाया था और डीकंप्रेस हो गया, लेकिन कार्ला मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि सीन बहुत अनुभवी खोज करता था। उल्फ उसे याद दिलाता है कि हर कोई गलती करता है और कहता है कि जहाज की एआई भी गलतियां करती है, उसे आराम करना चाहिए। लेकिन कार्ला फिर से स्फीयर की जांच करना चाहती है, पर उल्फ बताता है कि जहाज अब स्फीयर की कक्षा छोड़ चुका है। जब वे कैमरों से दूर गलियारे में पहुंचते हैं, उल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने गेट के अंदर वास्तव में क्या देखा। कार्ला बताती है कि उसने अपने परिवार को देखा और यह भी कहती है कि उसे वेंस और पॉल पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ देर बाद उल्फ मुख्य डेक पर लौटता है। पॉल उससे पूछता है कि कैमरों से दूर रहने के दौरान क्या बात हुई, लेकिन उल्फ झूठ बोलता है। कहता है कार्ला ने कुछ नया नहीं बताया। पॉल को शक होता है और वह उसे अपने आदेशों की याद दिलाता है। जब जहाज स्फीयर की कक्षा से पूरी तरह बाहर निकल जाता है, एआई घोषणा करती है कि दल को 1 घंटे में हाइबरनेशन के लिए तैयार होना होगा। कार्ला रूबन का चाकू लेकर सीन के शरीर की जांच करती है। फिर पॉल के कमरे का ताला तोड़ती है और अंदर जाती है। पॉल उसे कैमरे पर देख लेता है और उल्फ को उसके पीछे भेजता है। कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कुछ रहस्यमयी फाइलें मिलती हैं। उल्फ पहुंचता है, लेकिन कार्ला उस पर बंदूक तान देती है। फाइलें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उल्फ पहले एलीट कॉर्प्स सैनिक था और सबसे बेहतरीन के रूप में जाना जाता था। उल्फ कहता है वह सब अब पुरानी बातें हैं और अब वह सिर्फ आदेश मानता है। वह कसम खाता है कि उसे स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता। कार्ला उल्फ को मुख्य डेक पर ले जाती है और अब बंदूक पॉल पर तान देती है। पॉल कहता है कि यह विद्रोह है और इसकी सजा मौत है, लेकिन कार्ला जवाब देती है कि सीन की मौत गोली से हुई थी और उसे शक है कि उल्फ ने किया, क्योंकि वह पहले हिटमैन था। तभी वेंस का कॉल आता है। वह कहता है कि वह कार्ला का दुश्मन नहीं है और उसके वैज्ञानिक मानते हैं कि उसने सच में स्वर्ग देखा। वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें पृथ्वी पर लोग सड़कों पर इकट्ठे हैं। स्फीयर की फुटेज देखने के बाद अब हर कोई भागना चाहता है। पॉल इस मौके का फायदा उठाकर उस पर झपटता है। संघर्ष के बाद कार्ला किसी तरह उसे पीछे धकेल देती है। देखा उसके सच को जानना चाहता है। कार्ला उस पर भरोसा करने का फैसला करती है और अल्फ उसे मेडिकल रूम में ले जाकर उसके जख्म पर पट्टी बांधता है। जब कार्ला कुछ बेहतर महसूस करती है तो वह स्वीकार करती है कि वह वापस स्फीयर के पास जाना चाहती है, लेकिन वेंस अब सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। अल्फ बताता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन इसके लिए उन्हें जहाज का मुख्य हिस्सा हील अलग करना होगा, क्योंकि अकीलीज इतना बड़ा है कि उसे मैन्युअली नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इससे वे मुख्य प्रणोदन खो देंगे और पृथ्वी पर लौटने में उन्हें 5 साल से ज्यादा। कार्ला निराश हो जाती है, लेकिन अल्फ के पास एक वैकल्पिक योजना होती है। इसके बाद कार्ला डेक पर लौटती है और वेंस से बात करती है। वह उसे बताती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह स्फीयर को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसे लगता है यह सब झूठ है। वेंस कुछ गोपनीय फाइलें खोलता है और कार्ला को वह अत्व दिखाता है जो उसने ग्रह पर पाया था और बताता है कि वही स्फीयर का निर्माता है। वह कहता है कि कोई भगवान नहीं है। उसने यह सब 6 अरब लोगों को बचाने और बाकी 15 अरब को खत्म करने के लिए किया, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा आबादी के कारण नष्ट हो रही थी। भगवान और गेट का कोई अस्तित्व नहीं था। यह सब लोगों को डराने के लिए था, ताकि वह पृथ्वी पर अचानक उभर आए, गेट्स में भाग जाएं। लोगों को लगा कि वे स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपनी मौत की ओर जा रहे थे। कार्ला को समझ नहीं आता कि फिर वह अपनी माँ और बेटी की आवाज़ें कैसे सुन पाई। वेंस बताता है कि उसने कार्ला के सिर में एक चिप लगाया था। वह कार दुर्घटना भी उसकी ही योजना का हिस्सा थी। यह सब उसकी योजना थी ताकि कार्ला को इस मिशन के लिए तैयार किया जा सके। रोती हुई कार्ला वेंस को राक्षस कहती है और अपनी माँ की कही बात याद करती है
कि हर इंसान को जीवित रहने का एक मौका मिलना चाहिए। उसी वक्त अल्फ संपर्क करता है और बताता है कि उसने अकीलीस कोर पर नियंत्रण पा लिया है। वेंस समझ जाता है कि कार्ला और अल्फ स्फीयर को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं और वह एआई को आदेश देता है कि जहाज की आत्मविनाश प्रक्रिया शुरू कर दे। अलार्म बजने लगते हैं और एआई घोषणा करता है कि अकीलीस 3 मिनट में फट जाएगा। गुस्से में कार्ला वेंस का होलोग्राम प्रोजेक्टर शूट कर देती है ताकि कॉल खत्म हो जाए। फिर वह अल्फ से संपर्क करती है, जो उसे मुख्य जहाज को कार्गो स्ट्रक्चर से अलग करने का कोड देता है। अल्फ अब भी लिफ्ट में फंसा है, जो बहुत धीमी गति से चल रही है, इसलिए वह कार्ला से कहता है कि वह उसके बिना ही निकल जाए। पहले तो कार्ला मना करती है, लेकिन तभी आत्मविनाश शुरू हो जाता है और अकीलीस के कई हिस्सों में विस्फोट होने लगते हैं। कार्ला के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह जहाज को अलग कर देती है। डर के मारे देखती है कि बाकी हिस्सा विस्फोटों में नष्ट हो गया है। वह सोचती है कि अल्फ मर गया है, लेकिन अचानक अल्फ उससे संपर्क करता है और बताता है कि वह अंतिम क्षण में बच गया था। इसके बाद दोनों जीवित बचने की खुशी में एक पेय साझा करते हैं। अल्फ बताता है कि उन्होंने अकीलीस का आधा हिस्सा खो दिया है, इसलिए अब कोर को मैन्युअली हाथ से विस्फोट करना होगा। कार्ला इसे स्वीकार करती है और कहती है कि वे यह साथ करेंगे, लेकिन जब जहाज स्फीयर पर उतरता है, अल्फ दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि कार्ला पृथ्वी लौट जाए ताकि वह सबको सच्चाई बता सके। कार्ला जहाज में बैठकर विदा लेती है। वह वेंस को आखिरी बार अलविदा कहती है। उधर अल्फ इंतजार करता है जब तक कार्ला का जहाज दूर नहीं चला जाता, सिर्फ कोर को विस्फोट कर स्फीयर को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। अब कार्ला अकेली पृथ्वी की ओर लौट रही है और एआई उसे बताता है